ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर? कंस्ट्रेंट मोशन में क्या क्या कंप्लीट किया था? आई गेस आई हैव कंप्लीटेड पॉइंट मेथड ना? Yes. ओके, पॉइंट मेथड हो गया था एंड वी हैव डन विद टेंशन मेथड आल्सो. Yes. So last है constraint motion का, that will complete today. Wedge constraint. Wedge constraint. है ना? So we'll talk about wedge constraint. ये लास्ट है constraint motion. वेज कंस्ट्रेंट को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आई बुक का ही, इधर से समझेंगे. मान लीजिए कोई सरफेस आपका ऐसा है, दिस इज माय वर्टिकल वॉल, ये ऐसा पे, सो देयर इज अ सरफेस लाइक दिस. ऐसा कोई सरफेस है एंड अलोंग विद दिस हमने एक ऐसे ब्लॉक को प्लेस किया है. ऐसे ब्लॉक को प्लेस किया है. So, दूसरा ब्लॉक ऐसे रख दिया. ओके, सो दिस इज माय सेकंड ब्लॉक. ये आपका एक ब्लॉक हो गया पूरा, और ये एक ब्लॉक ये हो गया. लेट्स से ये एंगल आपका थीटा 30 डिग्री, ये थीटा एंगल. ओके, सो दिस एंगल इज थीटा. सो मैंने एक ब्लॉक यहाँ रखा है और एक ब्लॉक इधर रखा है. So I have taken one block here and the second block I have kept here, right? So एक block मेरा इधर है और एक block इस बाजू में. Here is one block and here is other block. ये मेरा block A है और ये block, ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ब्लॉक A नीचे आएगा, लेट्स से VA मीटर पर सेकेंड, सो ब्लॉक A is coming down with VA मीटर पर सेकेंड. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ब्लॉक A इधर आएगा तो ब्लॉक B किधर जाएगा? If block A is coming down with VA meter per second, where will the block B move? Towards right. Towards right, right? So find velocity of block. आप सोच के मुझे बताइए, अगर ब्लॉक ए नीचे आएगा तो ब्लॉक बी किधर मूव करेगा? विल इट मूव टुवर्ड्स राइट? क्या ब्लॉक बी राइट साइड में जाएगा? हाँ या ना? अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक किधर शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा या नहीं? Yes. आपको इसी ब्लॉक का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या है? सो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कांटेक्ट वाला सरफेस है ना, ये कांटेक्ट वाले सरफेस को जूम करके बड़ा करके देखिए. तो ये मेरा कांटेक्ट सरफेस है ऐसा, और ये कांटेक्ट सरफेस जो इधर से एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या एंगल? Theta. थीटा. और ये कांटेक्ट सरफेस के जस्ट ऊपर ये जो पॉइंट है, ये ब्लॉक ए का पॉइंट है, और कांटेक्ट सरफेस के जस्ट नीचे ये जो पॉइंट है वो ब्लॉक बी का पॉइंट है. ठीक है, ब्लॉक ए का जो पॉइंट होगा वो किधर की तरफ मूव कर रहा है? इज इट गोइंग डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ VA मीटर पर सेकंड? ये जो कांटेक्ट सरफेस था इसी को मैंने जूम करके देखा, और ये कांटेक्ट सरफेस के जस्ट ऊपर वाला जो ये पॉइंट होगा ये ब्लॉक ए का पॉइंट होगा, और कांटेक्ट सरफेस के जस्ट नीचे ये जो पॉइंट होगा ब्लॉक बी का पॉइंट होगा. सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, पॉइंट ऑन द ब्लॉक ए, और ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट बी पे है, और ये वाला पॉइंट किधर भी मूव करेगा? तो क्या बी वाला पॉइंट इधर मूव करेगा? Yes. ओके, ये डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है इसी को मैंने क्या किया, इनलार्ज किया. जस्ट above the contact surface is a point which is on block A, and just below the contact surface there is a point which is on block B. दोनों का वेलोसिटीज का डायरेक्शन हमने मार्क कर दी. पॉइंट ए इज कमिंग डाउन, पॉइंट बी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. अभी क्या करोगे आप?
ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है फिलहाल। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन मैंने प्लॉट कर दी और दोनों वेलोसिटीज को ब्रेक करो अलोंग दैट लाइन। अब देखो ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से क्या हो जाएगा थीटा। फिर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग दिस लाइन, बी ए कोसाइन थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी ए इंटू साइन। इन द सेम मैनर वी आर हैविंग बी बी हियर, सो इधर का कंपोनेंट क्या हो गया, बी बी इंटू कोसाइन थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी बी इंटू साइन थीटा। यस और नो। अब जो आपको वेलोसिटीज मिला अलोंग दिस लाइन, दे शुड बी सेम। Component of velocity along a line perpendicular to contact surface should be same, right? So contact surface के जो आपने perpendicular line बनाया है, ये perpendicular line में जो velocities का component होगा, they should be same. क्यों same होगा, क्योंकि अगर ये वाला velocity और ये वाला velocity same नहीं हो जाए तो इन दोनों के बीच में relative motion हो जाएगा and this block will move inside this block, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसके अंदर नहीं जा रहा, ये ब्लॉक इसके अंदर नहीं जा रहा। देयरफॉर जो वेलोसिटीज होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, these velocities need to be same। समझ में आया, क्योंकि अगर ये वाला वेलोसिटी इसके बराबर नहीं होगा बेटा, तो ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गया कंपेयर टू दिस, तो ये वाला ब्लॉक इसके अंदर चला जाएगा, दिस इज नॉट हैपनिंग, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है वेज कंस्ट्रेंट में, कंस्ट्रेंट में आपको कॉन्टैक्ट सरफेस को लेना है, बड़ा करके देखना है, बड़ा करके दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटीज मार्क कर देना, देन यू हैव टू टेक अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और वेलोसिटीज का कंपोनेंट अलोंग दैट लाइन शुड बी सेम, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, bb into sin theta will be equal to va into sin। सो bb कितना हो जाएगा, दिस इज va into cos theta by sin। cos theta by sin theta will give us what, cot theta। so velocity of b कितना हो जाएगा, velocity of a into, am I clear? यस सर। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए इसको, जैसे किया है मैंने आपको वैसे ही करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको आप जूम करो, बड़ा करो, सारे वेलोसिटीज को प्लॉट करो, एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नीड टू बी सेम, क्योंकि अगर ये वाला वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन इन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस किसी को? एनी डाउट बेटा, समझ गया सबको पॉइंट है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल यही करना है हर बार, लेकिन अगर ये पता नहीं होगा तो ये सवाल नहीं बनेगा, पता होगा तो 2 मिनट का काम है। लेट से ऐसे एक वेज पकड़ता हूँ, ऐसा है, हियर वी हैव अ रॉड लाइक दिस, एक रॉड आपने ऐसे एज्यूम किया है, ठीक है। नाउ ये जो रॉड है इसको हमने क्या कर दिया, दोनों एंड से फिक्स कर दिया ऐसे, मतलब ऐसे रोक दिया, ये गिर नहीं सकता, ये जब भी आएगा तो नीचे ही आएगा, ठीक। लेट्स से कि ये एंगल आपका 37 डिग्री, ये नीचे आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से,
ये वाला ब्लॉक ए। अब मुझे बताओ अगर ये ब्लॉक ए नीचे आएगा तो ब्लॉक बी किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। सो अगर ये नीचे आएगा तो इधर सरकेगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ wedge डन। क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस इसी को एनालाइज करना, आपको जूम करके बड़ा करके ऐसे बड़ा कर दिया। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आंसर इज 37 डिग्री, है ना। ये कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसके जस्ट पहले ए वाला पॉइंट है विच इज कमिंग डाउन, ए वाला जो पॉइंट है वो नीचे आ रहा है ऐसे। और किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो, 20 मीटर पर सेकंड। सो ये जो पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर का वो नीचे आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियस सी बात है बी इधर सरकेगा, सो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी अलोंग दिस लाइन। आपको क्या करना है, टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। ऐसा ले लिया। नाउ ये एंगल 37 डिग्री, ये 90, ये 90 माइनस 37 डिग्री, तो ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 37 डिग्री। देखते हैं मयूर। सो कंपोनेंट्स तोड़ दो, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 ऑफ cos 37, एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट 20 ऑफ sin 37। सेम वे में bv है, वेलोसिटी ऑफ b इंटू cos 37, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b इंटू साइन ऑफ 37। ऑब्वियस सी बात है दीज टू वेलोसिटीज विल रिमेन सेम, सो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट vb ऑफ sin 37 20 ऑफ cos 37, सो क्या आ गया, vb इंटू 3/5 इज इक्वल टू 20 इंटू 4/5, एलिमिनेट हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, इज इट 80 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड? यस सर। गुड, एक्सीलेंट। इतना ही करना है। पता है ये कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है कैलकुलेशंस में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी वेज कंस्ट्रेंट में बात करेंगे, सो जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको पकड़ेंगे, इनलार्ज करेंगे, and the components of velocities along the line which is perpendicular to the contact surface will be same। क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे लेफ्ट में जा रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? सबको जमा है कैलकुलेशंस? Yes. चलो, I'll share the screen with you. Go for this example number 3।
You have to find out the relation between the magnitude of acceleration of A and acceleration of B. So ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन और ये वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आपको चाहिए. कैसे देखेंगे इसको? तो ये आपका इंक्लाइन सरफेस हो गया. So we have a inclined surface like this. इसके ऊपर हमने एक ऐसे प्लेस कर दिया है, ठीक, विच इज कंस्ट्रेंट टू मूव लाइक दिस. ये इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है इधर की तरफ. So ये आपका A हो गया and this is my B. ये horizontal surface है. So now the acceleration of A is in this direction, obviously. ठीक है, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा था? थीटा. अगर ये नीचे सरकेगा तो ऑब्वियसली ये राइट साइड में जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इस डायरेक्शन में होगा. यस और नो? मुझे इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बनाना है. क्या करोगे आप? ये कॉन्टैक्ट सरफेस को पकड़िए, जूम करिए, बड़ा करो. सो कॉन्टैक्ट सरफेस को आप जैसे ही बड़ा करोगे, मुझे एक चीज दिख गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए तो इधर होगा, राइट. एक्सेलरेशन ऑफ ए तो इधर ही होगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. यस और नो? और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ से, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा. तो कैसे एनालाइज करोगे? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. और इधर क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू साइन थीटा. जैसे हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वैसे एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए. तो ये इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही. तो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए will be equal to acceleration of b into sin theta. बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. गुड. इतना ही करना. एक्सेलरेशन ऑफ a is equal to acceleration of b into sin theta. Why? Because ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो कंपोनेंट्स होगा along the line which is perpendicular to the incline सेम होगा. तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, तो ये तो पहले से ही परपेंडिकुलर में, सिर्फ इसको तोड़ देना है. Am I clear everyone? Yes. Let's start with easy problems. फिर इस पे करेंगे एक अच्छा सा सवाल. चेक कर ही लेते. मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, एंड ऑन दिस सरफेस वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन. ऐसे हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज अल्फा. अल्फा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एंड देयर वी हैव अ ब्लॉक. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ के करेंगे इस पे. ऐसे एक ब्लॉक है, इसको आपने ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिया, सो इट कैन ओनली मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन. और मास दिया है m kg, कैपिटल M kg. सो दिस इज हैविंग अ मास ऑफ स्मॉल m kg, दिस इज हैविंग अ मास ऑफ कैपिटल M. अब क्या हो रहा है? जैसे आप छोड़ दोगे किधर आएगा? नीचे, और ये इधर जाएगा. तो इसका नीचे आने का एक्सेलरेशन मान लीजिए a1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसके इधर जाने का एक्सेलरेशन दिया है a2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a1 एंड a2. वैल्यू ऑफ a1 एंड a2. सो एक्सेलरेशन a1 एंड a2 का वैल्यू आपको बता. क्वेश्चन जवाब. अच्छा सवाल है, प्रॉपर जेई मेंस का क्वेश्चन है ये. कैसे करेंगे इसको? एक काम करो, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये वाले ब्लॉक का. ये वाले ब्लॉक का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ.
ये जो ब्लॉक है इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना। Let's say this is my block A and this is my block B. So FBD of block A. So ये वाले ब्लॉक का FBD करेंगे। इधर क्या फोर्स लग रहा है इस पे? mg लग रहा है कि इधर? Yes, sir. है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इंक्लाइन है वो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा इस डायरेक्शन में? तो क्या इस वाले डायरेक्शन में इज देयर एनी नॉर्मल रिएक्शन आल्सो? क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इसके कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस कांटेक्ट लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब जरा सोचो, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा था हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल था बेटा? अल्फा, अल्फा था। सो अगर ये एंगल अल्फा था हॉरिजॉन्टल से, इफ दिस एंगल वाज अल्फा, तो क्या एंगल बनेगा? कैसे प्रोड्यूस कर? सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? इधर का क्या हो जाएगा? अगर मैं mg का कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ mg? ये जो एंगल फॉर्म कर रहा था हॉरिजॉन्टल से, दिस एंगल वाज माय अल्फा। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो अल्फा है। तो कैसे कंपोनेंट तोड़ोगे mg का? आई जस्ट वांट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन। देखो ये अल्फा, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा और ये 90, तो ये एंगल वापस से क्या हो जाएगा? अल्फा होगा क्या? सो mg का कंपोनेंट इधर क्या होगा? mg इंटू कोसाइन अल्फा। एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग दिस लाइन? mg इंटू साइन अल्फा। और ये इधर जा रहा है a1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा ना? mg is acting here, this is alpha, this will be 90 minus alpha, ये 90, तो ये एंगल वापस से अल्फा हो गया। सो mg का कंपोनेंट अगर आप इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा? mg cos अल्फा। और इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin अल्फा। हाँ या ना? बताओ इस पे, हाँ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है along this line? Is it mg cos alpha minus of n on block A वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इज इट इक्वल टू mg ऑफ cos अल्फा माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? क्या यही नेट फोर्स है? चेक करो, इधर mg cos अल्फा लग रहा है, दिस साइड वी हैव नॉर्मल रिएक्शन, और ये ब्लॉक नीचे शिफ्ट कर रहा है। सो नेट फोर्स कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी माय नेट फोर्स। हाँ या ना? Yes, sir. Okay, now this is equal to what? m into a1 is equal to mg of cos alpha minus of normal, और a1 कितना हो जाएगा? mg of cos alpha minus of normal reaction divided by m. Let me have this as equation number 1. ये बहुत अच्छे सवाल में काउंट होता है, it's not so easy to deal with. So a1 कितना हो जाएगा? Is it simply equal to what? mg cos alpha minus of normal reaction by m. अब चलो जरा इस पे चलते हैं, इंक्लाइन पे। ऑन इंक्लाइन बी, अब जरा इंक्लाइन पे बात करते हैं। बोलिए इंक्लाइन पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या होगा? व्हाट विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर इंक्लाइन पे? क्या इंक्लाइन का खुद का वेट लगेगा नीचे? mg, कैपिटल M दिया है ना इंक्लाइन का मास, सो इंक्लाइन का खुद का वेट लगेगा mg, और ये जो ग्राउंड है वो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? n डैश। और अगर ये इंक्लाइन इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो ये भी तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये n डैश किसने लगाया है? ग्राउंड ने। तो ग्राउंड ने इसके ऊपर एक n डैश लगा दिया, लेकिन क्या एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे भी लगेगा? Yes, sir. n, और ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक ए लगाएगा, बिकॉज इंक्लाइन अगर ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है
तो ब्लॉक ए भी इंक्लाइन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। कंपोनेंट ऑफ mg नहीं बेटा, कार्तिक, ये mg इसका वेट है, इसका वेट इस पे कुछ भी नहीं करेगा इंक्लाइन पे, इसके वेट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा था वही नॉर्मल रिएक्शन अभी वापस इस पे लगाएगा। सो विल अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन नॉट mg का कंपोनेंट। सो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। दिस एंगल इज अल्फा। बोलो क्या कंपोनेंट होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन? ऐसे है ना नॉर्मल रिएक्शन, यू वांट टू गेट दिस कंपोनेंट। सो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अब अगर ये एंगल अल्फा हो गया, सो इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या ये वाला एंगल अल्फा होगा? Yes. Okay. Now if it is alpha here, so I'll remove this. So अगर ये एंगल अल्फा है, so what will be the component of normal reaction along this line? N N cos alpha. और इधर क्या हो गया? N sin alpha. और इधर एक्सेलरेट कर रहा है इंक्लाइन किस एक्सेलरेशन से? a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है ना? बताओ नेट फोर्स क्या है इंक्लाइन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? along horizontal direction क्या है? N नेट sin फोर्स। alpha. हाँ, और तो कुछ है नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन एट सच इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल में तो सब बैलेंस कर ले रहा है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम चेक करेंगे, सो नेट फोर्स कितना हो गया? सिंपली इक्वल टू n ऑफ sin, और दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? n ऑफ sin। एक तो ये रख लिया इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैड इक्वेशन नंबर 1, वी हैड इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली मेरे पास 3 अननोन है, a1 a2 नॉर्मल। सो वी हैव 3 अननोन्स, so we need to have 3 equations, right? थर्ड इक्वेशन कहाँ से बनाओगे? 2 इक्वेशन तो बना दिया मैंने, थर्ड इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे? कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट से कैसे बनाएगा थर्ड इक्वेशन? सी आपका इंक्लाइन था, having angle alpha, right? Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, sorry, so I have lost electricity. मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, अगर आवाज ब्रेक होगा तो मुझे बोलना। Okay, so in this direction we were having acceleration what? a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर क्या एक्सेलरेशन मेरे पास था? a1. This was my acceleration a1. So here I had a1, right? इस बाजू में एक्सेलरेशन मेरा a1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। सो अगर ये एंगल अल्फा है, सो ऑफ कोर्स ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। So a2 का कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करोगे कितना आएगा? a2 ऑफ कोसाइन अल्फा, and what will be the component here? a2 of sin alpha. So can I say, conclude from here that a1 is equal to a2 into sin alpha? होगा ये कंस्ट्रेंट से? Yes, sir. हाँ, so from constraint we had a1 is equal to a2 into sin. This is my equation number 3. अब बन जाएगा क्वेश्चन। So now you have to solve equation 1, equation 2 and equation 3. So मैं तीनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ एक जगह पे। So मेरे पास है ma1 mg into cos alpha minus of normal reaction. Second है capital ma2. So we had capital ma2 is equal to n of sin alpha. And third I had is a1 is equal to a2 into sin alpha. ये तीन इक्वेशंस। बोलिए कैसे सॉल्व करें टू गेट द वैल्यूज? एक काम करो, a2 को यहां से रिप्लेस कर दो। सो व्हाट विल बी a2 फ्रॉम हियर?
Is it equal to a1 into sin alpha? Sorry, a1 by sin alpha. अगर हम यहाँ से a2 निकाले तो a2 कितना मिलेगा हमको? Is it a1 by sin alpha? Yes, sir. नाउ a2 का जो वैल्यू है आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, so, क्या रिजल्ट आ जाएगा? m into a1 by sin alpha is equal to what? Normal reaction into sin alpha. So normal reaction कितना हो जाएगा? ma1 by sin square alpha. Is it my normal reaction? ma1 by sin square alpha. Now ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको मिला है, प्लेस दिस इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे प्लेस करो, तो क्या रिजल्ट आएगा? ओके, गुड, क्यों रहा? इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा? ma1 mg into cos alpha minus of capital M into a1 into what? Sin square alpha. इसको इधर शिफ्ट कर दो, so ma1 plus ma1 by sin square alpha mg into cos alpha. So if I take a1 outside, क्या रिलेशन आ जाएगा? m plus of m by sin square alpha mg into cos alpha. So acceleration a1 कितना हो जाएगा? mg into cos alpha by small m plus of capital M into sin square alpha. Will it be acceleration a1? Yes, sir. Okay. If you want इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए एक sin alpha को मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे में. So यहाँ से अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो by multiplying. Yeah, you can keep like this also. ये मेरा acceleration हो गया a. Now once we have acceleration a1, how to get a2? a2 कितना हो जाएगा? a2 I had is a1 by sin alpha. So a2 कितना हो जाएगा? 1 by sin alpha into mg into cos alpha by small m plus capital M by sin square alpha. ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हैं. So this can be written like this also. Good. समझ गया कॉन्सेप्ट सभी को प्रॉपर्ली? Yes, sir. गुड, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है. प्रॉपर कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा आपको दोनों को. देखो हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल था, एक इसका एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल. तो आई नीड टू हैव 3 इक्वेशंस टू सॉल्व देम. एक इक्वेशन मैंने इससे निकाला, सेकंड इक्वेशन मैंने इससे निकाला, और थर्ड इक्वेशन मैंने कंस्टेंट से निकाला. सो बाय टेकिंग दीस 3 इक्वेशंस वी गॉट द फाइनल आंसर. Am I clear? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, गुड क्वेश्चन. लेट्स से कि ऐसे मेरा एटवुड मशीन है, कंस्टेंट लगाओगे फटाफट और आंसर निकालोगे. I'll start with easy problem. और यहाँ से ऐसे ब्लॉक्स कनेक्टेड है. We have 2 ब्लॉक कनेक्टेड हियर. एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक इधर है. इसका मास दिया है 3 kg का, and this is having a mass of 2 kg. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन थ्रेड. एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन थ्रेड. चलिए फटाफट करो.
ओके 2, ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स चेक। एक्सीलेंट क्योर। इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, वेरी गुड क्योर, इस पे फोर्सेस क्या लगेगा? mg, m कितना हो गया? 3 into 10, इज इट 30 न्यूटन। इधर क्या लगेगा? mg, मास क्या है? 2 into 10, कितना लगा? 20 न्यूटन। मुझे बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? गुड में व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सिस्टम? हम लोग शॉर्ट में करेंगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हम लोग पूरा कैलकुलेशन अभी नहीं लिखेंगे। नेट फोर्स कितना लग रहा है? इज इट 30 माइनस ऑफ 20, क्योंकि 30 से नीचे खींच रहा है और ये 20 से इधर खींच रहा है, तो नेट कितना लगा? 30 माइनस 20 ना सिस्टम पे। Yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज 10। बोलो पूरे सिस्टम का मास कितना है? 3 प्लस ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन, इज इट इक्वल टू 10? सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 by 5 which is 2, so implies acceleration will be equal to what? 2 meter per second square. so ये हेवी है, इसका मतलब ये नीचे आएगा 2 meter per second square से, और ये वाला ऊपर जाएगा 2 meter per second square से। getting the point? समझ में आ गया कैसे किया मैंने? ये वाले ब्लॉक पे 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन इज हियर, सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 30 minus 20, so which is 10 न्यूटन। so प्लेस किया, we got the acceleration। अभी आपको टेंशन निकालना है। गो विथ एनी ब्लॉक, लेट मी गो विथ 2 kg का ब्लॉक। सो 2 kg पे अगर आप एनालाइज करोगे तो क्या होगा? अगर आप 2 kg पे एनालाइज करोगे तो क्या होगा? क्या इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा? नीचे क्या लगेगा? mg 20 न्यूटन, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? A is equal to T minus 20. हाँ, नेट फोर्स हो जाएगा t माइनस ऑफ 20। सो मास इनटू एक्सेलरेशन t minus of 20. Mass 2 kg, acceleration v2, so t minus of 20. So what will be the value of tension? 24 Newton. 24. That's it. So वो जो हम पहले करते थे ना, दो दो इसका इक्वेशन लिखा, इसका इक्वेशन लिखा, and then we solve them to get the answers, वो नहीं करेंगे अभी। We'll do like this, smart way। Is it clear? Yes, sir. चलो next. Good. So let me have a question like this. So यहाँ से हमने ऐसे अरेंजमेंट किया, we had a pulley here, सिंपल पूछता हूँ पहले। इसके साथ आपने एक ब्लॉक यहाँ कनेक्ट कर दिया, we had one block here और एक ब्लॉक इधर है। इसका मास आप पकड़ लो 2 kg, मास ऑफ 4 kg, इसका भी मास 4 kg। ये वाले थ्रेड का टेंशन T1, यहाँ का टेंशन T1 ही होगा कि कुछ और हो जाएगा? सेकेंड थ्रेड में टेंशन T1 होगा कि कुछ और हो जाएगा? T2. T2 हो जाएगा, बिकॉज ये थ्रेड और ये थ्रेड अलग अलग। तो आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन T1 एंड T2।
कैसे करेंगे? इस वाले ब्लॉक पे कितना लगेगा नीचे? mg 20 न्यूटन. Here also it will be acting mg 40 न्यूटन. यहाँ पे भी mg लगेगा नीचे 14. बोलो नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम पे? व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? एक्सीलेंट मैन. नेट फोर्स कितना होगा? देखो ये 40 नीचे खींच रहा है इसको और इधर से 20 इसको इधर खींच रहा है. सो नेट फोर्स कितना होगा? गुड क्योर. So is it equal to 40 plus of 40 and minus of 20? कि 40 plus 40 80 न्यूटन नीचे खींच रहा है इसको, 20 न्यूटन इधर खींच रहा है सिस्टम को. So net कितना होगा? 80 minus of 20. Right? Now this is equal to mass into acceleration. 80 minus 20 कितना हो जाएगा? 60. पूरा बॉडी का मास क्या है? 4 kg plus 4 kg 8 kg and plus 2 kg 10 into acceleration is equal to 60. सॉल्व कर दिया, 6 आ जाएगा. Acceleration will be equal to what? 6 meter per second square. Is it clear everyone? Acceleration. समझ गया बॉडी सब पे नेट फोर्स कैसे निकाला मैंने? ये 40 kg इधर लग रहा है, 40 kg इधर लग रहा है, तो नेट कितना हो गया? 40 plus 14 80. इसको नीचे खींच रहा है और 20 से इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 80 minus of 20 which is what? 60 न्यूटन. Am I clear? अगर आपको टेंशन निकालना है T1 तो आप ये वाले ब्लॉक पे कंसंट्रेट करो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा. गुड भूमिका. ये ब्लॉक पे अगर आप देखोगे, ऊपर आपका टेंशन T1 लग रहा है, नीचे इस पे आपको mg लग रहा है 20 और ये ऊपर जा रहा है with what acceleration? 6 meter per second square. So what will be the net force on this block? ये वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? Will it be equal to T1 minus of 20? So mass into acceleration T1 minus of 20. So mass कितना दिया? 2, acceleration 6. So T1 कितना हो जाएगा? Is it equal to 32 Newton? Yes or no? 32 Newton आया सभी का? Good. Yes. Yes, sir. Now if we want to have T2, so T2 के लिए आप ये वाले ब्लॉक पे कंसंट्रेट करो. कंसंट्रेट ऑन दिस ब्लॉक. सो अगर आप इस ब्लॉक पे देखोगे, इस पे नीचे क्या फोर्स लग रहा है? mg 40 न्यूटन. ऊपर क्या लग रहा है? T2 और ये नीचे आ रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 40 माइनस ऑफ T2. इसका मास कितना है? 4 और एक्सेलरेशन 6. 24. 40 minus of T2. Yes or no? So what will be the value of T2? 40 minus of 24. So T2 कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन. Is it clear? T2 किसी ने नहीं निकाला अभी तक. ओके, क्योर ने निकाला विच इज 104. कैसे है बेटा 104? क्योर, हाउ डू यू गॉट 104? ओके, अच्छा T2 एक्सप्लेन करूं दोबारा. देखो T2 के लिए क्या करना है? T2 इज द टेंशन हियर. मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस वाले ब्लॉक का. So, इस वाले ब्लॉक को देखो, नीचे क्या लग रहा है? mg which is 40 न्यूटन्स. इस पे ऊपर क्या लग रहा है? T2 so which I have taken here. और ये ब्लॉक पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस पे अगर आप नेट फोर्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा? इज इट 40 माइनस ऑफ T2? इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस ना, मैंने इसको बना दिया, थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करना. सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास 4, एक्सेलरेशन 6 which is 24 is equal to 40 minus T2. So T2 कितना हो जाएगा? 40 minus 24 which is 16 Newton. Am I clear everyone? आप चाहो तो इसका भी बना सकते हो, इस वाले ब्लॉक का भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका करके देखें.
अगर आप ये वाले ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा फॉर दैट ब्लॉक? क्या उस पे नीचे mg लग रहा है 40 न्यूटन? अगर आप ये वाले ब्लॉक पे देखोगे तो इसमें नीचे क्या लग रहा है, इसका खुद का वेट mg 40 न्यूटन का, प्लस इस पे एक टेंशन भी लग रहा है नीचे की तरफ T2, एक टेंशन ऊपर लग रहा है T1 एंड इट इज गोइंग डाउन विथ व्हाट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इट इज mg प्लस ऑफ T2 माइनस ऑफ T1, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, mg आपका 40 हो गया प्लस T2 और T1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया विच इज व्हाट 32, तो कितना हो जाएगा मास 4 इंटू 6 40 माइनस ऑफ 32 प्लस ऑफ T2 24 8 T2, so what will be T2 from here? Is it 24 minus of 8 न्यूटन, राइट? सो सॉल्व करने के बाद T2 आपको कितना मिलेगा? विल आई हैव 16 न्यूटन। गुड, सो आप चाहिए तो T2 यू कैन गेट T2 बाय दिस ब्लॉक आल्सो, ये थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करना, और इफ यू वांट यू कैन गो बाय दिस ब्लॉक आल्सो, जो आपको अच्छा लगे। एम आई क्लियर प्रॉपर्ली सबको? Yes. आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। क्वेश्चन है आपको करना है, JEE का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। है ये JEE का, बट दिस कैन कम इन नीट आल्सो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। ओके, चलो करें इसको डिस्कस। आपसे कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी u, तो ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है। सो ये जो m kg का ब्लॉक है ये ऊपर कौन से वेलोसिटी से जा रहा है ये पूछा गया है। इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं हम लोग, मैं पहले लेंदी अप्रोच से करता हूँ। सो वी हैव वन पुली हियर, राइट, और एक दूसरा पुली इधर है ऐसे। सो वी हैव टू डिफरेंट पुलीज, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक पुली हो गया, here we have another one pulley, इसमें से ऐसे थ्रेड कनेक्ट किया है, so we have connected like this, और यहाँ पे आपका वो थ्रेड का एंड है। ये दिया है ना क्वेश्चन में, एंड हियर वी हैव कनेक्टेड ऑन वन ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास कितना दिया बेटा m kg, कैपिटल m kg, राइट। और दोनों के बीच का एंगल व्हाट दे आर सेइंग इज थीटा। सो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर एंगल ले रहे हो ये एंगल क्या है थीटा। ये नीचे जा रहा है किस वेलोसिटी से u मीटर पर सेकंड से, ये भी नीचे जाएगा किस वेलोसिटी से u मीटर पर सेकंड से। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो वेलोसिटी होगा ऊपर जाने का, ये वेलोसिटी क्या होगा ये आप बताइए।
ये है ना क्वेश्चन? Yes, sir. कैसे डील करें इसको? ये एंगल थीटा दिया और ये एंगल भी थीटा। JEE एडवांस का क्वेश्चन है 1982 का, बट दिस कैन कम इन नीट आल्सो। नीट में भी इस तरह का पूछा जा सकता है। कैसे डील करेंगे इसको? Sir, component. कंपोनेंट तोड़ दो। किसका Yes, कंपोनेंट तोड़? V V का का किधर की तरफ? along the strings, along the thread. हाँ, गुड। अच्छा, कॉलेज में ऐसा एक्सपेरिमेंट भी था। वेरी गुड। कैसे करेंगे इसको अप्रोच? देखो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये डिस्टेंस आपका y है वर्टिकल, तो इस वेलोसिटी से तो y ही चेंज करेगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस y पकड़ लेते हैं, ये डिस्टेंस x पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ, ये जो x है ये कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा विथ टाइम? ये जो x है वो टाइम के साथ चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? Constant. कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन y टाइम के साथ चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? Change. चेंज होगा, बिल्कुल सही। लगाइए जरा पाइथागोरस थ्योरम। So can I say that x square plus y square is equal to L square? x square plus y square किसके बराबर हो जाएगा? Will it be equal to L square? हाँ या ना? x square plus y square is equal to what? L square. Yes, sir. डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इसका एक इजी अप्रोच भी बताऊंगा, बस पहले अच्छे से करते हैं। सो dx square by dt plus of dy square by dt is equal to what? dl square by dt। ये जो l है ये वाला लेंथ है, क्या ये लेंथ चेंज होगा या सेम रहेगा? ये लेंथ l क्या ये चेंज होगा या सेम रहेगा? ऑफ कोर्स अगर ये ऊपर जाके बेटा तो ये लेंथ चेंज करेगा ना। x आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। आप खुद सोचो, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दिस लेंथ विल चेंज ना, क्योंकि ये नीचे मूव करेगा तो ये लेंथ तो चेंज होता जाएगा, राइट? सो व्हाट आई एम हैविंग फ्रॉम हियर दैट dy स्क्वायर बाय dt इज इक्वल टू dl स्क्वायर बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से। सो dy बाय dy into dy बाय dt is equal to dl square by dl into dl by dt। u by excellent। कैसे किया क्योरा? How you have done? So this way only, first applying Pythagoras and then differentiating with time. Do it by some other approach also. Okay, sir, I'll try. So इसको जब हम सॉल्व करेंगे, so what I am having from here, dy square by dy into dy by dt is equal to dl square by dl into dl by dt। so ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 2y into dy by dt। this is 2l into what? dl by dt। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जब ऐसे हो रहा है, so this is going up, so dy by dt ही आपका वेलोसिटी v होगा, क्योंकि y में जो चेंज आएगा वो v की वजह से होगा। so dy by dt will be my velocity v, ये v हो गया, into y is equal to l, और dl ये जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो u की वजह से हो रहा है, so dl by dt will be my u होगा। so वेलोसिटी y कितना होगा? l by y into u। राइट? अगर आप ये ट्रायंगल में जाओगे फ्रॉम हियर, सो व्हाट इज cos थीटा? इज इट इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस y बाय l। so l by y किसके बराबर हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 1 बाय cos थीटा l by y। अगर हम इस ट्रायंगल में जाते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस व्हिच इज y बाय हाइपोटेनस व्हिच इज l। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस व्हिच इज y बाय l। सो cos थीटा आपका y बाय l हो गया। सो l by y क्या होगा? 1 बाय cos थीटा। सो विल प्लेस हियर, हाँ,
So V will be equal to U by cos theta, yeah, sec theta, whatever you want to. Am I clear? ये आपका पहला मेथड हो गया। सेकेंड अप्रोच क्या लगा सकते हैं? सेकेंड मेथड से कैसे करोगे आप? How will work with the second method? So मैं एक ही पुली बनाता हूँ जहाँ समझने में कन्वीनियंट होगा, राइट? So I'll take one pulley only. यहाँ से आपने इसमें कनेक्ट कर दिया है, and we have a thread connected here. ऐसे, ठीक? यहाँ पे आपका वो वाला ब्लॉक था, this angle was theta. So यहाँ से जो एंगल फॉर्म कर रहा था वो आपका थीटा था, बराबर? ये ऊपर जा रहा था v मीटर पर सेकेंड से, और ये नीचे आ रहा था u मीटर पर सेकेंड से। बोलो इस v का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड कितना होगा? इज इट v cos थीटा? और इधर क्या होगा? v ऑफ sin थीटा। मुझे बताइए क्या ये थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है? Yes. तो थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल। अच्छा, अगर ये थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है देन व्हाट डज इट मीन? थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब क्या है? क्या कंपोनेंट ऑफ same at all. हाँ, velocity same as all points, so इधर का velocity u, so can I say the component of velocity along thread should be same? So can we say u is equal to v of, so component of velocity along thread will be same. Will be same. Yes or no? So u is equal to v cos theta we have, so v कितना हो जाएगा? Will it be equal to u by cos theta? यही था ना? और तो u sec theta. u sec theta, yes, of course. कौन ज्यादा इजी अप्रोच है, पहला वाला या सेकंड वाला? सर वो MKG वाले मास को है ना, दोनों साइड थ्रेड खींच रहा है ना, तो हम एक ही साइड से क्यों लिए? कम उधर से भी लोगे तो सेम आ जाएगा। अगेन नहीं, हियर दोनों साइड से क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि आप एक ही थ्रेड पे डिस्कस करोगे ना, हम एक ही थ्रेड पे डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं ये वाले थ्रेड पे डिस्कस करता हूँ, जैसे देख ये थ्रेड इनएक्सटेंसिबल है, तो इसका v का कंपोनेंट v cos थीटा, तो ये v cos थीटा u के बराबर होगा, तभी तो ये थ्रेड का लेंथ सेम रहेगा। इन द सेम मैनर इधर आपने v लिया था, v का कंपोनेंट v cos थीटा होगा, तो इधर भी v cos थीटा u के बराबर होगा, तभी तो ये थ्रेड इनएक्सटेंसिबल रहेगा, इसका लेंथ चेंज नहीं करेगा। सो आई हैव एनालाइज्ड फॉर द सिंगल लेंथ, ये वाले स्ट्रिंग के लिए एनालाइज किया है। आप चाहिए तो इस वाले के लिए एनालाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई क्लियर? सो दोनों स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग इंडिविजुअली सोचेंगे। ये स्ट्रिंग का भी लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो u शुड बी इक्वल टू v cos थीटा। इसका भी चेंज नहीं हो रहा, so u शुड बी इक्वल टू v cos थीटा। एम आई क्लियर प्रॉपर्ली? यस सर। ओके, गुड, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। सबको समझ में आया प्रॉपर्ली? यस सर। चलो ठीक है, हेडिंग लिख के स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स आज पढ़ लेते हैं, कल के लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। स्यूडो फोर्स पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ जेई मेंस के, कुछ जेई एडवांस के, कुछ नीट के, विल डू इट इन कमिंग लेक्चर। स्यूडो फोर्स, अच्छा स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो का मतलब ये, स्यूडो मीन्स फॉल्स, है ना, राइट? स्यूडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। ऐसा कोई फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो स्यूडो फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये नेचर में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता?
देखो, मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स कौन लगाता है? फिजिक्स कौन लगाता है? मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जर्वर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो फिजिक्स कौन लगाता है? ऑब्जर्वर लगाता है कि ऑब्जेक्ट लगाता है? Observer. ऑब्जर्वर। Observer. ऑब्जर्वर फिजिक्स लगाता है किसके ऊपर? Object. ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट? सो विच सिंपली मीन्स कि फिजिक्स इज अप्लाइड बाय ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स किस कौन लगाता है? ऑब्जर्वर लगाता है। और किसके ऊपर लगाता है? किसके ऊपर लगाता है फिजिक्स ये? Object. Object. ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है ना फिजिक्स ये। ऑब्जर्वर अप्लाइज फिजिक्स ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्वर किस फ्रेम पे खड़ा है? क्या ये भी बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, राइट? Yes. सो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, या इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो या फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर बोल दो। ये वो फ्रेम है जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वर खड़ा है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिलहाल ये हो गया, इसके ऊपर ये खड़ा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने नॉर्मल लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं? Inertial frame of reference. इनर्शियल फ्रेम। और सेकेंड को क्या बोलते हैं? Non-inertial. नॉन इनर्शियल On फ्रेम। inertia. नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? So frame of reference of observer is being classified into two categories. One is called inertial frame of reference. The second one is what? Non-inertial frame of reference. Inertial frame कौन सा फ्रेम है? Basically non-accelerating frame. Non-accelerating frame are called inertial frame. Are called what? Inertial frame. Non-accelerating का मतलब क्या है कि ये फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, आइदर ये फ्रेम रेस्ट में है और इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो या तो रेस्ट में रहेगा और इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा? Accelerate. हाँ, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस और नो? सो नॉन इनर्शियल फ्रेम बेसिकली वो फ्रेम है जो एक्सेलरेट करेगा। जैसे मान लो आप एक लिफ्ट के अंदर हो, लेट्स से यू आर इनसाइड अ लिफ्ट, ठीक है? और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एंड इट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट से चल रहा है। मुझे बताइए, अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये कौन सा फ्रेम है? लिफ्ट लिफ्ट कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल कि नॉन Inertial इनर्शियल? frame. इनर्शियल फ्रेम है, राइट? सो इनर्शियल फ्रेम बेसिकली वो फ्रेम है जो एक्सेलरेट नहीं करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोटेटिंग फ्रेम कैसा फ्रेम होगा? अगर कोई फ्रेम ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये कौन सा फ्रेम होगा? Non-inertial. नॉन इनर्शियल होगा कि इनर्शियल होगा? Non-inertial. नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, बिल्कुल सही। दैट विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अर्थ कैसा फ्रेम है? अर्थ को क्या लेते हैं? अर्थ घूम रहा है, बट अर्थ का ओमेगा इतना कम होता है कि वी ट्रीट अर्थ एज ए इनर्शियल फ्रेम। एक्चुअली बाय डेफिनेशन अगर जाए तो अर्थ को क्या होना चाहिए था? इफ आई गो बाय डेफिनेशन तो अर्थ को क्या होना चाहिए था? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, बिल्कुल कार्तिक। सो एक्चुअली इफ आई गो बाय डेफिनेशन ना, तो अर्थ भी तो घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ को बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए था। बट अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी इतना कम होता है कि वी कैन इग्नोर इट एंड वी एज्यूम दैट अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम। इज इट क्लियर?
we assume या we treat Earth as inertial frame. हम अर्थ को क्या ट्रीट करते हैं? इनर्शियल फ्रेम. Am I clear properly? समझ में आ गया सबको पॉइंट यहाँ तक? इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि न्यूटन्स का जो लॉ है वो कौन से फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होता है? खासकर न्यूटन्स का सेकंड लॉ कौन से फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होता है? Inertial frame. इनर्शियल फ्रेम, राइट? अच्छा, सो न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन्स लॉ is applied, yeah, we can say applicable for inertial frame. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो क्या वो न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता? अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता? ऑफ कोर्स लगा सकता है. सो अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और उसको अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है, सो फॉर दैट ही विल यूज स्यूडो फोर्स. एम आई क्लियर? समझ में आया पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो स्यूडो फोर्स आप कब लगाओगे? बट स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड व्हेन द ऑब्जर्वर हैज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इफ इट इज स्टैंडिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. है ना? स्यूडो फोर्स will be applied when observer is in non-inertial frame right. Pseudo force कब लगेगा? Pseudo force will be applied when observer is in non-inertial frame and he has to apply Newton's law and he has to apply Newton's law. तभी लगेगा ना. ध्यान से समझना, अगर कोई ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है उसको कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो बना सकता है सवाल. लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और अगर उस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखना है, then he will have to apply Newton's pseudo force for applying Newton's law. Am I clear? जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, let me have like this. So मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है और ये फ्रेम इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है and he is seeing this object. वो इसको इस ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स लगाना है और ऑब्जेक्ट का मास mkg का दिया है. तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये ऑब्जर्वर जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो कैसा प्लेटफॉर्म है? इज इट इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? Non-inertial. नॉन इनर्शियल. तो ये फ्रेम कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर ये फ्रेम मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम है एंड इफ ही हैज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे उसको न्यूटन्स लॉ लगाना है, तो क्या उसको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा? Yes, sir. किधर लगेगा स्यूडो फोर्स? तो स्यूडो फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ m into a. सो जो आपका स्यूडो फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ m into a. For example, in rotational motion, the pseudo force is centrifugal force. यस, बिल्कुल राइट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स ही होता है. सो स्यूडो फोर्स इज गिवन बाय माइनस ऑफ m into a. m किसका मास है? ऑब्जर्वर का कि ऑब्जेक्ट का? Object. ऑब्जेक्ट. m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? और ये a एक्सेलरेशन किसका है? Observer.
हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर खड़ा है उस फ्रेम का ये एक्सेलरेशन। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? ये जो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है ना, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? So this indicates that pseudo force will act against the direction of frame acceleration. तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। तो फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा था, स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट स्यूडो फोर्स विल एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन। यस कबीर, स्यूडो फोर्स विल बी ओनली अप्लाइड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर आपका इनर्शियल फ्रेम में होगा तो आपको कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना? स्यूडो फोर्स तभी लगेगा जब ऑब्जर्वर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है एंड इफ ही हैज टू सी द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर प्रॉपर्ली? समझ में आया सबको पॉइंट ये? तो स्यूडो फोर्स कब लगाओगे आप? स्यूडो फोर्स तब लगेगा व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड ही हैज टू अप्लाई फिजिक्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जर्वर आपका इनर्शियल फ्रेम में है तो आपको स्यूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, so let's go with the problem. मान लो आपका एक लिफ्ट ऐसे है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी एक ब्लॉक रखा है आपने m kg का। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन applied by lift on block. Find normal reaction applied by lift on block. कैसे करोगे? चलो डिस्कस करें इसको, मैं करता हूं, आप सोच के देखिए। सो फर्स्ट केस में मैं करूंगा व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक रख दिया था तुमने, दिस इज गोइंग अप, लिफ्ट ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा इसके फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का? मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, देखिए आई एम गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम? इस पे नीचे क्या लगेगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है इसको क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक लिफ्ट ऊपर जा रहा है और लिफ्ट के साथ ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है? दिखेगा या नहीं? थिंक ऑन इट। अगर ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है इसको क्या दिख रहा है? ही विल सी दैट कि लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या ये ब्लॉक भी इसके साथ ऊपर जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन, राइट? तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा? Is it equal to n minus of mg? नेट फोर्स कितना होगा? विल इट इक्वल टू n माइनस ऑफ mg? आप देखो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? इज इट इक्वल टू n माइनस ऑफ mg? और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, n माइनस ऑफ mg। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इज इट ma प्लस ऑफ mg? दैट इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? m into a प्लस ऑफ g।
मुझे बताओ ये जो मैंने किया कैलकुलेशंस, ये इनर्शियल फ्रेम में किया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? Inertial flow. इनर्शियल फ्रेम में। तो ये जो आपने कैलकुलेशन किया है, ये आपने इनर्शियल फ्रेम में किया है। मैंने कहीं भी कोई स्यूडो फोर्स लगाया है क्या? हैव आई अप्लाइड एनी स्यूडो फोर्स हियर? No. नो। सो ये समझना कि ये ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है। दिस ऑब्जर्वर इज फाइंडिंग दैट कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसमें रखा हुआ ब्लॉक भी ऊपर एक्सेलरेट करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन, है ना? ये तो मैंने ग्राउंड के फ्रेम से किया। अब जरा देखो लिफ्ट के फ्रेम से करते हैं। सो लिफ्ट इधर है, वी हैड अ ब्लॉक हियर, इसमें आपने ऐसे एक ब्लॉक रख दिया था, राइट? अब क्या करो कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वर आउट द ग्राउंड, ऑब्जर्वर को आप लिफ्ट के अंदर ही मान लो, राइट? सो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम से अब जरा देखते हैं। मुझे बताओ अगर आप लिफ्ट के फ्रेम से देख रहे हो तो अभी आप इनर्शियल फ्रेम में हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो? अगर हम लिफ्ट के फ्रेम, कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल में है कि नॉन इनर्शियल में? Non-inertial. नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो क्या ये स्यूडो फोर्स लगेगा इस पे? तो पहले तो बाकी सारे फोर्सेस बना लो, नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज लगेगा, mg इसका खुद का वेट नीचे लगेगा, राइट? और कुछ फोर्स लगेगा क्या नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में सोचे तो? Pseudo force. स्यूडो फोर्स लगेगा किधर? ऊपर, Down. डाउनवर्ड लगेगा बिकॉज फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ये देखो ये फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था ना कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा स्यूडो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो हियर फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये ऑब्जर्वर इसी फ्रेम पे था, तो क्या इस पे स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा? स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, हाँ या ना? मुझे बताओ ये ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट इसको रेस्ट में दिखेगा कि मूव होता हुआ दिखेगा फॉर दिस ऑब्जर्वर? Rest. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपके सामने एक आपका को पैसेंजर भी आपको रेस्ट में दिखता है। तो जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा। सो रेस्ट में दिखेगा इंप्लाइज कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके ऊपर? 0 होना चाहिए ना? इस पे ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है? ma प्लस ऑफ mg। सो नॉर्मल कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ऑफ। क्या वही आंसर आया जो आंसर आपको इधर था? डू वी गेट द सेम आंसर? बट देखो अगर आप ऑब्जर्वर चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट का कंडीशन चेंज होगा, तो फिजिक्स का एक इक्वेशन चेंज होगा, बट एंड रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। जो रिजल्ट आपको यहाँ मिला था वही रिजल्ट आपको यहाँ मिला। सो रिजल्ट विल नॉट चेंज, कंडीशंस विल चेंज। सो अगर आप ऑब्जर्वर का फ्रेम बदलोगे तो ऑब्जेक्ट का कंडीशन बदलेगा, अगर ऑब्जेक्ट का कंडीशन बदलेगा तो फिजिक्स का इक्वेशन बदलेगा, बट नेट रिजल्ट जो आपको मिलेगा दैट विल रिमेन सेम। एम आई क्लियर प्रॉपर्ली? समझ गया सबको पॉइंट ये यहाँ तक ढंग से? सबको क्लियर है? Yes, sir. एक और लास्ट करेंगे देन विल क्लोज। मान लो लिफ्ट है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल के लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके ऊपर। हियर वी हैव अ फ्रेम, लिफ्ट है, नाउ दिस लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विथ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन reaction by lift on
block. कैसे करेंगे इसको? सुपर कबीर, किसके फ्रेम से करोगे? किसके फ्रेम से किया कबीर तुमने? या मैं दोनों? भूमिका Sir, और लिफ्ट के फ्रेम से किया। चलो मैं भी लिफ्ट के फ्रेम से ही कर लेता हूँ। तो क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? नॉर्मल रिएक्शन नीचे mg। अगर हम लिफ्ट के फ्रेम से करें तो क्या इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा yes, sir. किधर की तरफ? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लग गया क्योंकि फ्रेम ऑब्वियसली नीचे एक्सेलरेट कर रहा था, स्यूडो उधर लगेगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, इस ऑब्जर्वर के लिए लिफ्ट के अंदर जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कि मूव करता रहेगा? ये जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कि मूव करेगा? Rest. रेस्ट में। सो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स क्या होगा? 0। एफ नेट इक्वल टू 0 विच मीन्स कि ma प्लस नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg माइनस ऑफ ma, which implies कि normal reaction will be equal to what? m into g minus. Is it clear? क्लियर है पॉइंट सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, चलो विल क्लोज फॉर टुडे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ कल के लेक्चर में, और स्यूडो फोर्स पे और कंस्टेंट को मिला के हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। फाइन? आज का लेक्चर समझा ना सबको प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes. ओके।